Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Yes, you are in class Principle of Animal Life 2. I hope all of you are fine by the grace of Allah Almighty. और अभी आपके जो लेक्चर्स ऑनलाइन हैं होपफुली आपको वो सारे समझ आ रहे होंगे और आप जो है उन लेक्चर्स पे जो आपको असाइनमेंट्स दी गई हैं तो वो भी आप बना रहे होंगे और आपका टाइम इस तरह से काफ़ी बिजी जो है वो जा रहा होगा। आपकी छुट्टियां जो आप बोर हो रहे थे तो वो छुट्टियां ज़रा उनको आपने इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपका टाइम अच्छे से गुजर जाएगा और घर में बोरियत भी नहीं होगी। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको जो पिछले लेक्चर्स हैं वो समझ आ चुके होंगे। काफ़ी इजी और अच्छे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स थे वो भी। और इस 4 लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर लिया है जो कि था सेल डिवीजन। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर जो है सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस जो है उसमें मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इनहेरिटेंस जो चैप्टर है उसमें हमने मेंडल्स के लॉज पढ़ने हैं। ठीक है, उसके अलावा अदर इनहेरिटेंस पैटर्न्स पढ़ने हैं। उसके अलावा जो है हमने इन्वायरमेंट का इफेक्ट पढ़ना है इनहेरिटेंस पे। ठीक है, तो आपके पास 2 बुक्स हैं तो दोनों बुक्स में मैं आपको चैप्टर भी बता देती हूँ कौन कौन से चैप्टर हैं। अगर मैं मिलर एंड हार्ले की बात करूँ तो वहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में आपको मेंडल्स लॉ मिल जाएगा। और अगर मैं आप बात करूँ जो है आपकी फंडामेंटल ज़ूलॉजी की तो उसमें आपको जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो चैप्टर नंबर 9 में मिल जाएगा। ठीक है, तो बट आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के कंटेंट्स में हम पढ़ेंगे डीएनए द हेरिडिटरी मटेरियल, मेंडल वर्क ऑन जेनेटिक्स, वर्क ऑन पी प्लांट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रोसोफिला इन जेनेटिक्स। तो ये 4 चीज़ें जो है आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है। ठीक है बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि मेंडल से पहले जेनेटिक्स क्या थी, किस किस ने डिस्कवरीज की और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स थे। सबसे पहले तो हम हेरिडिटरी मटेरियल पढ़ लेते हैं जो कि मॉडर्न थ्योरी है, जो कि जिसे मॉडर्न नाम बोलते हैं हम हेरिडिटरी मटेरियल। ये मेंडल ने जब काम किया था तो डीएनए की टर्म जो है वो तब अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुई थी। तो डीएनए होता क्या है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रेट्स को डील करता है और उसको नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करता है। ठीक है, और टिपिकल जो डीएनए है उसके अंदर 80,000 जीन्स होती हैं और जीन्स क्या करती हैं, ये किसी ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कलर कैसा होगा, हेयर्स कैसे होंगे, आइज कलर का कैसा होगा, टीथ कैसे होंगे, लिप्स कैसे होंगी, उसकी आवाज़ कैसी होगी, ये टोटली डिपेंड करता है हमारी जीन्स की इंस्ट्रक्शन पे। कोई भी पर्सन जिसके अंदर जो है वो पैदा होता है उसके अंदर डीएनए और जीन्स की इंस्ट्रक्शन पे पैदा होता है। उसके अंदर हर चीज़ जो है वो उसके पेरेंट से आई हुई होती है और वो इंटरमीडिएट फॉर्म में हाफ फ्रॉम द मेल बॉडी एंड हाफ फ्रॉम द फीमेल बॉडी। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अर्ली आइडियाज़ क्या थे जेनेटिक्स के बिफोर मेंडल्स वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें 4th सेंचुरी बीसी हम बोलते हैं वर्ड बिफोर क्रिश्चियन। अरिस्टोटल थॉट दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेट फ्रॉम द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर वेरी अनइक्वल। उसने ये कहा था कि जैसे कि हमें अभी पता है कि हाफ जो कंटेंट होता है जेनेटिक्स का वो मेल से आता है और हाफ फीमेल से आता है, लेकिन इसने कहा था कि अनइक्वल है। वो किस तरह से अनइक्वल है? द फीमेल थॉट टू सप्लाई मैटर। उसने कहा जितना भी जो मादा होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी फीमेल प्रोवाइड करती है, क्योंकि उसे पता है फीमेल की बॉडी में एग है और एग का जो साइज होता है वो लार्जर होता है। और जो मेल है वो ओनली उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, वो मूवमेंट प्रोवाइड करता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो मूव कर सके। ठीक है, तो उसके बाद इसी को उन्होंने क्या नाम दिया? द केम टू जनरल बिलीफ दैट ऑफस्प्रिंग पोसेस आ इंटरमीडिएट ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट्स। उन्होंने कहा कि दोनों पेरेंट्स से हाफ जो है वो इंटरमीडिएट मिक्स हुए हुए जो है वो ट्रेट्स मिलते हैं और इस थ्योरी को उन्होंने क्या नाम दिया था? ब्लेंडेड हाइपोथेसिस का नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद जो है 19th सेंचुरी में किसने काम किया था? चार्ल्स डार्विन ने। बिलीव दैट ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग बाय ब्लड। उसने कहा कि अभी उस वक्त क्योंकि जीन्स का कोई डिस्कवरीज नहीं हुई थी, क्रोमोसोम की डिस्कवरीज नहीं हुई थी, किस तरह की कोई डिस्कवरीज नहीं हुई थी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो हमारे पास जो भी मटीरियल है वो ब्लड के जरिए ट्रांसफर होता है। दिस केम द ब्लड थ्योरी ऑफ हेरिडिटरी। दिस कॉन्सेप्ट गेव राइज टू एक्सप्रेशन जो है वो ब्लड लाइन, ब्लू ब्लड एंड ब्लड रिलेटिव। ये देखिए आपको अगर मैं क्रोमोसोम यहाँ पे दिखाऊं तो ये जो लाइन है ये ब्लू
ब्लड है, और ये वाली क्या लाइन है हमारे पास, ब्लड रिलेटिव। इन्होंने कहा कि इसमें क्या है कि उनकी जो कंटेंट है वो ब्लेंडेड फॉर्म में पेरेंट्स की तरफ से जो ये लाइन है ये वहाँ से शिफ्ट हुई है। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा अर्ली कॉन्सेप्ट था जो कि आपको बताना जरूरी था कि आपको पता हो कि इससे पहले कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि मेंडल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या था। ग्रीगर मेंडल, इसने जो है ये 1822 से 1884 तक ये इसका लाइफ टाइम था इसका, और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉ ऑफ गवर्निंग इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट। इसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं क्योंकि इसने इतनी ज़बरदस्त चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। जो इसने काम किया था पी प्लांट पर, और इतने साल इसने उस पर काम किया, और उसके नतीजे में जो जो इसको रिजल्ट मिले वो इसने जो है वो पब्लिश किए। ठीक है, ग्रिगल जो मेंडल है ये जो है वो ऑस्ट्रियन मॉन्क था। मॉन्क जो पादरी टाइप नहीं होते मंदिरों में जो पूजा वगैरह, ये वो था। ठीक है, स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन पी प्लांट। इसने जो है पी प्लांट पर इनहेरिटेंस को स्टडी करना शुरू कर दिया कि कैसे एक पेरेंट से जो उसके ट्रेट हैं वो ऑफस्प्रिंग में कैसे शिफ्ट होते हैं। Developed the law of inheritance, Mendel's work was not recognized until the turn of 20th century. इसने काम जो है वो स्टार्ट किया था अपना 1884 तक, लेकिन इसको पूरी एक सेंचुरी इसके काम को कोई अहमियत नहीं दी गई, कोई इसके काम पर कोई वर्क नहीं किया गया। लेकिन जब 20th सेंचुरी आई तो फिर इसके काम को जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, अदर एनिमल्स पे जो है वो उसको अप्लाई किया गया, देन जाके इसके काम को काफ़ी पजीराई मिली। ठीक है बच्चों, जो ग्रिगल मेंडल है बिटवीन 1856 एंड 1863 मेंडल कल्टिवेटेड एंड टेस्टेड सम 28,000 पी प्लांट। इसने अपना जो पी प्लांट को कब कल्टिवेट किया था, 56 टू 63, मीन्स के ये कोई कितने देर बनती है, कोई 8 साल 7 साल बनते हैं। इसने कितने प्लांट्स को टेस्ट किया, 28,000 प्लांट्स को। ही फाउंड दैट द प्लांट ऑफरिंग रिटेन्ड ट्रेट्स ऑफ द पेरेंट्स। इसने कहा कि जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्होंने अपने पेरेंट्स की जो क्वालिटीज़ है उनको रिटेन किया हुआ है अपने अंदर। ठीक है, ये वो गार्डन है, साइट ऑफ द ग्रिगर मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल गार्डन इन द सिजेक रिपब्लिक। ये वो गार्डन है ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे इस मेंडल ने अपने पी प्लांट को क्या किया था, कल्टीवेट किया था। ठीक है, अच्छा जी, पैटर्न ऑफ पार्टिकुलेट इनहेरिटेंस क्या था इसका। मेंडल स्टार्टेड द फिजिकल ट्रेट आर इनहेरिटेड एज पार्टिकल्स। ठीक है, इसने जीन्स को क्या नाम दिया था, ये जो पार्टिकल जिसको बोल रहा है ये जीन्स है। एक्चुअली में अब हम उन्हें जीन्स बोलते हैं, लेकिन उसने कहा था पार्टिकल्स। ठीक, उसने कहा था कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, ट्रेट्स ऑफ जीन्स जिसे हम बोल रहे हैं, वो उसने उसको पार्टिकल्स कहा था। मेंडल डिड नॉट नो द पार्टिकल्स वर एक्चुअली क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। उसने डीएनए, उस वक्त मैंने आपको बताया कि डीएनए डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इसने उसको किस चीज़ का नाम दिया था, पार्टिकल्स का नाम दिया था, और बाद में लेटर ऑन वो क्रोमोसोम्स, जीन और डीएनए डिस्कवर हुआ था। ठीक है, और ये जो आपको इस क्रोमोसोम में ये नज़र आ रही है, ये ब्लू रेड और डिफरेंट बैंडिंग नज़र आ रही है, जीन्स है एक्चुअली में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम अगर इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं तो हमें ये आनी चाहिए। नंबर 1 क्या है, ट्रेट, एनी करेक्टर दैट कैन बी पास फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। कोई भी ऐसा करेक्टर ट्रेट जो हमारे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में शिफ्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं। वो हर एक चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया कि कलर कम्प्लेक्शन है, उसके अलावा जो है वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं, उसके अलावा हेयर्स की फॉर्मेशन है, हेयर्स का साइज़ है, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी में हर एक ट्रेट जो है वो ब्लेंडेड फॉर्म में हमारे पेरेंट्स की तरफ से हमारी बॉडी में शिफ्ट हुआ है। ठीक है, हेरिडिटरी क्या होती है, पासिंग ऑफ द ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ट्रेट क्या था, वो करेक्टर जो कि हमारी बॉडी में शो हो रहा है, जो कि पेरेंट्स में शिफ्ट हुआ था, और उसकी शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी बोलते हैं, विरासत बोलते हैं। उसके बाद जेनेटिक्स क्या, स्टडी ऑफ हेरिडिटरी। इसकी जो शिफ्टिंग है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वो किस तरह से होती है, इसको एक्चुअली में हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ जेनेटिक क्रॉसेस क्या है अकॉर्डिंग टू मेंडल। तो ये जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ये जब आपको अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता तो ये आपने वहाँ पे भी उसको जो है वो उसके अंदर इसको जो है वो पुट करना है और उसके अंदर इसको लिखना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको अलहदा से यहाँ पे पहले सारे कॉन्सेप्ट दूंगी, उसके बाद हम इनहेरिटेंस पैटर्न को डिस्कस करेंगे। मोनोहिब्रिड क्रॉस क्या है, क्रॉस इन्वॉल्व अ सिंगल ट्रेट
फ्लावर कलर, मतलब अगर हम अभी बेसिकली सिर्फ बात कर रहे हैं पी प्लांट की, तो पी प्लांट पे अगर हमने किसी एक ट्रेट को, या अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ट्रेट हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ट्रेट को डिस्कस कर रहे हैं, आई कलर को, ठीक है। इसी तरह मेंडल ने जब वर्क स्टार्ट किया था तो उसने भी किसी एक ट्रेट को लिया था, फ्लावर के कलर को लिया था। अगर हम एक ही ट्रेट को, जैसे कि हमारे पास दो अलग किस्म के फ्लावर हैं, एक हमारे पास रेड है और एक हमारे पास येलो है, तो दोनों का हम कलर की बेस पे क्या करेंगे, उनकी ब्रीडिंग करवाएंगे। डाइहिब्रिड क्रॉस क्या होता है, क्रॉस इन्वॉल्विंग द टू ट्रेट्स, फ्लावर कलर और प्लांट हाइट, प्लांट की हाइट पे भी और फ्लावर के कलर पे भी जो है वो हम ट्रेट जो है वो उसका क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। ये होता है जी पुनेट स्केयर यूज टू हेल्प सॉल्व जेनेटिक प्रॉब्लम्स। ये पुनेट स्केयर में हम जो है दो जो है वो हमारे पास एक ये जो लाइन होती है ये एक्स जो है वाई एक्सिस भी होती है और ये वाली लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस भी होती है। पुनेट स्केयर को हम यूज़ कैसे करते हैं, हमने हमारे पास क्योंकि दो ट्रेट होते हैं, अगर हम एक कलर को मोनोहिब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं तो हमारे पास दो प्लांट के होते हैं मटेरियल, तो एक प्लांट का मटेरियल हम यहाँ पे रखते हैं और दूसरे प्लांट का मटेरियल हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। दोनों ही पेरेंट्स होते हैं और इससे आगे जो इस पुनेट स्केयर में हमारे पास बनते हैं वो क्या होता है, हमारे पास जो है उसका ऑफस्प्रिंग होते हैं और उनका वो जेनेटिक मटीरियल होता है। तो ये बहुत ईजी है यूज़ करना। यहाँ पे आप सिंपली एक प्लांट के जो है वो ट्रेड लिख लो, यहाँ पर दूसरे प्लांट के ट्रेड लिख लो और फिर उनको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा, ये हम यहाँ पे अब देखते हैं कि पुनेट स्केयर को हम यूज़ कैसे करते हैं। पुनेट स्केयर अलाउज जेनेटिक्स टू प्रिडिक्ट द पॉसिबल जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप। ये क्या करता है, ये अलाउ करता है कि किस तरह से हमें कितने पॉसिबल नंबर ऑफ जीन्स हमें मिल सकते हैं। तो इसमें हम पहला स्टेप क्या करते हैं, अगर हम इसको एक ग्रिड का नाम दें, ये पूरा एक जो ग्रिड है उसमें कहा है प्लेस द अलील ऑफ द गमीट ऑफ वन पेरेंट अलोंग द टॉप ऑफ द ग्रिड, या अगर आप उसे वाई एक्सिस बोल लो। एक पेरेंट, ये देखें पेरेंट नंबर 1 है, उसके जो करेक्टर है वो हमने एक्स एक्सिस पे रख लिए हैं, और जो पेरेंट नंबर 2 है उसके करेक्टर हमने कहाँ पे रख लिए हैं, वाई एक्सिस पे रख लिए हैं, ठीक है। हमारे पास दो करेक्टर है। जैसे कि आपको पता है कि जो जीन होती है वो पेयर ऑफ अलील होती है, मतलब एक जीन में दो अलील होती है, या तो वो डोमिनेंट होते हैं या फिर वो रिसेसिव होते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पे डोमिनेंट है, ये क्या है, हमारे पास रिसेसिव है। तो ये हमने लहदा दोनों को यहाँ पे लिख लिया। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, कंबाइन द पेरेंट अलील इनसाइड द बॉक्सेस। अब हमने उनको क्या करना है, कंबाइन करना है। तो कंबाइन हम कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले हमने जो है वो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये देखें ये कैपिटल वाई है, इसको कैपिटल वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग आएगा वो डोमिनेंट होगा। इस तरह ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कैपिटल और एक स्मॉल। तो इसका मतलब है ये डोमिनेंट है लेकिन हेट्रोजाइगस को डोमिनेंट है। इस तरह से दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगेन हेट्रोजाइगस, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको और इसको करेंगे तो ये हमारे पास रिसेसिव होमोजाइगस आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो अगर अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें हमें नज़र आएंगी, ठीक है। ये देखें इसका और इसका साइज भी और कलर भी क्या है, सेम है, लेकिन इनके फ़र्क किस चीज़ में आ रहा है, इनके जो है वो जीनोटाइप में और फिनोटाइप में। अगर इसकी जीनोटाइप देखें तो वो अलग है और इन दोनों की देखें तो वो अलग है, लेकिन ओवरऑल अगर हम इसकी शेप देखें तो वो क्या है, बिल्कुल जो है वो एक दूसरे से सिमिलर है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास ग्रीन है। तो इस तरह से हमने पी प्लांट पे जो भी एक्सपेरिमेंट करना है हमने इसी पुनेट स्केयर को यूज़ करके करना है। ये वाला जो स्केयर है, ये वाला जो हमने अभी पुनेट स्केयर पढ़ा है ये मोनोहिब्रिड क्रॉस के लिए है, और इसी को अगर हम ज़्यादा लंबा कर दें तो वो हमारे पास कौन सा वाला आ जाता है, डाइहिब्रिड। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी हम उनकी सारी बेसिक जो है वो चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। ओके जी, डिजाइनर जीन्स। अब पहले हम देख लेते हैं कि जीन क्या है। अलील्स टू फॉर्म्स ऑफ अ जीन, डोमिनेंट और रिसेसिव। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है कि जीन जो होती हैं उसके टू पार्ट्स होते हैं अलील्स के, या तो वो डोमिनेंट होती है या फिर रिसेसिव होती है। डोमिनेंट वो अगर वो कैपिटल फॉर्म में है डोमिनेंट, तो अगर वो स्मॉल फॉर्म में है तो वो रिसेसिव फॉर्म है, ठीक है। डोमिनेंट, अ स्ट्रॉन्गर ऑफ टू जीन्स एक्सप्रेस्ड इन अ हिब्रिड। जो डोमिनेंट होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है और अपना इफेक्ट रिसेसिव पे शो करती है। जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय आ कैपिटल लेटर। इसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। कोई भी चीज़, जैसे कि कोई भी डिजीज़ है उसको यहाँ पे उन्होंने आर लिखा हुआ है कोई भी, लेकिन अगर आप किसी भी डिजीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम हीमोफीलिया को डिस्कस कर रहे हैं तो जो नॉर्मल जीन होगी फॉर हीमोफीलिया वो एच होगी, और जो एबनॉर्मल होगी वो स्मॉलर एच होगी, ठीक है। रिसेसिव जीन डेट शो अप लेस ऑफ्टन इन अ क्रॉस। ये जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉलर लेटर से, ठीक है।
मोर टर्मिनोलॉजी जो हमने इसमें डिस्कस करनी है वो है जीनोटाइप और फिनोटाइप। वो भी हमने अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया। जीनोटाइप क्या होता है, जीन कम्बिनेशंस के वो जीन कम्बिनेशन क्या है, ये देखिए ये वाला जो जीन कम्बिनेशन है ये होमोजाइगस है या ट्रू आप लोग इसे कह लो। ये वाला जो क्या है ये हेट्रोजाइगस है, इसमें दोनों अलग हैं। और ये क्या है हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप द फिजिकल फीचर रिजल्टिंग फ्रॉम द जीनोटाइप। इस फीचर की वजह से जो रिजल्ट आता है, जैसे कि अगर मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ ये फॉर्म को, तो ये होमोजाइगस है और इसके नतीजे में जो कलर आएगा वो रेड है, और इसके नतीजे में भी जो कलर आएगा वो भी रेड है, लेकिन जो है इनकी जीनोटाइप डिफरेंट है। लेकिन इसके नतीजे में जो कलर आएगा वो क्या आएगा, वाइट आएगा, ठीक है। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इन फ्लावर्स। जीनोटाइप ऑफ द अलील, अगर हम बात करें जीनोटाइप ऑफ अलील में, तो ये देखें जो आर है वो रेड कलर को शो कर रहा है, जो स्मॉलर आ रहा है वो येलो कलर को शो कर रहा है, ठीक है। ये आपको नजर भी आ रहा है इस फ्लावर में, ठीक है। ऑल जीन्स अकर इन पेयर्स, हर जीन जो है वो पेयर में अकर होती है। सो टू अलील्स इफेक्ट आ कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉसिबल कम्बिनेशन जो हमारे पास हो सकते हैं वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, जो है वो हेट्रोजाइगस हो सकता है, और होमोजाइगस रिसेसिव हो सकता है। जो ये वाली फॉर्म है ये रेड है, ये वाली फॉर्म भी रेड है, लेकिन इसमें स्मॉलर कंटेंट ऑफ येलो का भी होगा। लेकिन जो ये वाली फॉर्म है ये कंप्लीट हमारे पास कौन सी है, येलो है, ठीक है। जीनोटाइप्स क्या है, होमोजाइगस जीनोटाइप जीन कम्बिनेशन इवॉल्विंग टू डोमिनेंट और टू रिसेसिव जीन। जो होमोजाइगस होती है उसमें या तो डोमिनेंट होते हैं या फिर रिसेसिव होते हैं, ठीक है। तो इसे हम एक और नाम भी देते हैं, वो क्या होता है, प्योर का, ठीक है। और हेट्रोजाइगस में देखें तो जीन कम्बिनेशन ऑफ वन जीन जो है वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव। तो ये देखिए यहाँ पे एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हिब्रिड। ये जो अभी मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ बच्चों, इसमें आपको ये वर्ड सबसे पहले आने चाहिए मेंडल्स के वर्ड को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि वहाँ पे जाके हमने सिर्फ वर्ड यूज़ करना है होमोजाइगस, उसका ये सारा कुछ आपको डेफिनेशन और उसके सारा पता होगा, तो देन हमारा जो क्रॉसेस है वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। जीन्स एंड इन्वायरमेंट डिटरमिन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये देखें ये आपको नजर आ रहे हैं, ये देखिए ये पिंक फ्लावर्स हैं, ये येलो वाइट फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जीन्स पे सिर्फ जो हमारा कलर शो होता है हमारे फ्लावर्स पे वो सिर्फ डिपेंड करते, वो सिर्फ जो है हमारे जीन्स पे नहीं डिपेंड करता, बल्कि वो इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंट हमारे पे कैसे जो है वो डिपेंड करता है। मेंडल्स का वर्क पी प्लांट पे, मेंडल्स ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो वाई पाइसम जो है वो सेटिवम, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसने इसको क्यों जो है वो सिलेक्ट किया, कैन बी ग्रो इन अ स्मॉलर एरिया, उसने कहा कि इसको हम छोटे से एरिया में ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा इसके लॉट ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। प्रोड्यूस प्योर प्लांट व्हेन अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेशन, हम आपस में इसकी सेल्फ पॉलिनेशन करवा सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के एक ही प्लांट के जो हमारे पास जो सीड्स हैं उनकी आपस में पॉलिनेशन करवा दें। सेवरल जनरेशन कैन बी जो है वो आर्टिफिशियली क्रॉसेस, उनकी बहुत सारी जनरेशन को आपस में आर्टिफिशियली हम खुद से क्रॉस करवा सकते हैं। तो इस वजह से मेंडल ने पी प्लांट को जो है वो एज अ एक्सपेरिमेंटल यूज़ किया। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्या है, पोलन कंटेन स्पर्म प्रोड्यूस बाय द स्टेमन। ये देखिए आपको नजर आ रहे हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये स्टेमन है, और इसमें क्या होता है जी, मेल पार्ट मीन्स के स्पर्म होते हैं, ठीक है। ओवरी कंटेन एग फाउंड इन साइड द फ्लावर, ये जो आपको नजर आ रहा है एरिया, इसमें हमारे पास ओवरी होती है, ठीक है। पोलन कैरी स्पर्म टू द एग फॉर फर्टिलाइजेशन, यहाँ से जो हमारे स्टेमन के अंदर जो स्पर्म है वो यहाँ पे गिरेंगे अपने ही फ्लावर के अंदर, तो ये क्या हो जाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी, ठीक है। कैन बी अकर इन द सेम फ्लावर, ठीक है। और अगर हमने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवानी है तो हम एक प्लांट से स्पर्म ले लेंगे और दूसरे फ्लावर से क्या ले लेंगे, ओवरी, और इन दोनों को जब मिक्स करवाएंगे तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी, ठीक है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसने क्या किस तरह से किया, मेंडल हैंड पॉलिनेटेड फ्लावर यूजिंग जो है वो पेंट ब्रश, उसने पेंट ब्रश लिया, और ये देखिए आपको नजर भी आ रहा है, यहाँ से उसने इसकी ओवरी को लिया, या यहाँ से हमने जो है वो स्पर्म लिए और उसको जाके एग में छोड़ दिया, ठीक है। ही कुड स्निप द स्टेमन्स टू जो है वो प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन, उसने यहाँ से स्टेमन को पिक कर लिया ताकि उनकी आपस में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। कवर्ड ईच फ्लावर विद अ क्लॉथ बैग, उसने क्लॉथ बैग के साथ जो है उसको कवर कर दिया ताकि वो कहीं और ना गिरे। ही ट्रेस्ड
ट्रेड थ्रू द सेवरल जनरेशन, और इसी तरह से उसने एक स्टेमन लिया, दूसरी तरफ से एग लिया, एक तरफ से एग, दूसरी तरफ से स्टेमन, और इस तरह से काफ़ी सारे जनरेशन का उसने आपस में क्या करवाया था, क्रॉस करवाया था। हाउ मैंडल बिगेन वर्क, जो है मैंडल प्रोड्यूस प्योर स्ट्रेन बाय अलाउइंग द प्लांट टू सेल्फ पॉलिनेशन फॉर सेवरल जनरेशन। उसने क्या किया था, काफ़ी सारी जनरेशन तक उसने सेल्फ पॉलिनेशन करवाई थी। ये मेल एंथर है, ठीक है, और उसी के ही जो है वो अपनी ही ओवरी पे गिरता है और वो सेल्फ पॉलिनेशन करवाता है, और देन वो जर्मिनेशन होती है, और वो अगेन एंड अगेन उसने अब एक ही तरह के प्लांट्स को जो है वो प्रोड्यूस करवाया। उसके बाद जो मैंडल्स ने ट्रेड डिस्कस किए थे पी प्लांट्स में, वो कितने थे, 8 थे। ये भी आपको आना चाहिए, ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं आपसे। सीड की शेप या तो राउंड होती है या फिर रिंकल होती है, ठीक है। सीड का कलर जो पी प्लांट पे के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, या येलो होता है या फिर ग्रीन होता है। रॉड शेप, स्मूथ और रिंकल्ड होते हैं। पोड कलर जो होता है उसका, पोड कलर जो डंडी नीचे की तरफ होती है उसको कवर किए हुए होती है पी प्लांट को, या ग्रीन होती है या फिर येलो होती है। सीड कोट जो है वो ग्रे होता है या फिर वाइट होता है। उसके अलावा फ्लावर पोजीशन या फिर एक्सियल होती है या फिर टर्मिनल, एक्सियल ऊपर की तरफ और टर्मिनल या फिर नीचे की तरफ जो है वो होता है लटका हुआ। प्लांट की हाइट या फिर टॉल है या फिर शॉर्ट है, और फ्लावर का जो कलर है वो हमारे पास पर्पल है या फिर वाइट है। तो ये 8 ट्रेड जो थे ये इसने, आप लोग खुद से अगर हमें यहाँ पे अगर हम बात करते हैं उसके सीड कलर की और उसके अलावा जो है वो उसके राउंड शेप की, तो उसने ये दोनों ट्रेड को आपस में मिक्स करवाया हुआ है। आप चाहें अपनी मर्जी से और अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये दोनों को आपस में जो है वो क्रॉस करवा सकते हैं, इन दोनों को आपस में क्रॉस करवा सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपकी सेल्फ जो है वो जो आपका जो क्वेश्चंस हैं वो एक तो क्लियर हो जाएंगे, प्लस आपको ग्रिप हो जाएगी पूरे टॉपिक पे। आपको कोई भी कहीं से भी उठा के कोई भी ट्रेड दे दिया जाए, आप उसको पुनेट स्केट के जरिए उसकी पॉसिबल ट्रेड जो है वो हमें बता सकते हैं निकाल के, ठीक है। तो आपने ये असेसमेंट जरूर करनी है घर में बैठ के। अच्छा, ये देखें, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे सीड शेप देखें, बिल्कुल राउंड है। सीड का कलर जो है वो ये भी येलो है, यहाँ पे स्मूथ येलो। यहाँ पे ये देखें थोड़ा सा रिंकल नजर आ रही है, बिल्कुल राउंड है, और ये ग्रीन है। पोड का शेप जो वो जिसको एक हम जो क्या वो जिसके अंदर से मटर निकलते हैं, ठीक है, ये या तो बिल्कुल इस तरह से इन्फ्लेट होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है, या फिर रिंकल इस तरह से होती है, ठीक है। पोड का जो कलर है वो देखें या तो ग्रीन है या फिर येलो होता है। ये जब खराब हो जाए, हमारे घरों में भी आते हैं, जब थोड़ा सा खराब वगैरह हो जाए तो वो येलो फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए फ्लावर कलर या तो पर्पल नजर आ रहा है या फिर वाइट है। फ्लावर पोजीशन ऑन जो है वो स्टेम बिल्कुल, या फिर ऑन टिप, ये देखिए इस तरह से, या फिर ये बिल्कुल यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और ये बिल्कुल उसकी डंडी से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। स्टेम की लेंथ या फिर काफ़ी लंबा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है। तो ये इसके जो टेट थे वो हमने इसमें डिस्कस किए हैं, ठीक है। मेंडल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या थे ये हम वैसे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ये वाला जो टेबल है जिसमें हमने मेंडल्स का वर्क देखना है कि उसको कितने प्लांट जो है वह ये मिले थे, लेकिन ये एक ओवरव्यू है जो कि एक्सपेरिमेंटली उन्होंने बताया था कि कितने जो है वो उनको टिप पे मिले थे, किस तरह से उसने हर एक प्लांट की आपस में जो है वो जनरेशन की थी। तो ये जो टेबल है ये आपने तब देखना है जब आप हम दोनों लॉस को जो है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। डिड द ऑब्जर्वेशन रेशो मैच द थ्योरेटिकल रेशो, उसने जो ऑब्जर्व किया था क्या वो एक्चुअल रेशो से मैच कर गई थी। द थ्योरेटिकल और एक्सपेक्टेड रेशो ऑफ द प्लांट प्रोड्यूसिंग राउंड और रिंकल सीड इज 3 राउंड 1। अच्छा, वैसे आपको इतना तो अभी पता ही होगा कि आपने पढ़ा होगा कि जब हमने उसका फर्स्ट क्रॉस करवाया था तो जो 3 हमारे थे, अगर हम उसे फिनोटाइपिकली देखें तो वो क्या थे, 3 राउंड थे और 1 रिंकल था। मैंडल ऑब्जर्व डेट 296 वन द डिस्कवरी इज ड्यू टू स्टैटिकल एरर। उसने कहा जो इतना सा एरर आया है ये शायद उसकी कैलकुलेशन में और स्टैटिस्टिकली एरर आ गया है। द लार्जर द सैंपल द मोर नियरली जो है वो रिजल्ट अप्रोक्सीमेट टू द थ्योरेटिकल रेशियो। जितनी ज़्यादा ट्रेड्स को उसने मिक्स किया और जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ जनरेशन को उसने आपस में मिक्सअप किया तो वो जो रिज़ल्ट उसके लिए आया, उसके पास आया था, वो ज़्यादा नियर टू उसके जो रियलिटी के या जो एक्चुअल थ्योरेटिकल वैल्यू के मुताबिक जो है वो रिज़ल्ट था। जनरेशन गैप क्या होता है? जनरेशन गैप हमने अभी ये जो अभी टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसको बाद में हमने अप्लाई करना है उसके मेंडल्स के लॉ में। तो पेरेंट जो हमारे पास पेरेंटल P1 जनरेशन होती है जिसमें हमने एक मेल को और दूसरे फीमेल को जो है वो हमने जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं।
उनके दोनों की तरफ से जीन्स ले रहे होते हैं। उसके उन दोनों के क्रॉसेस के बाद जो फर्स्ट जनरेशन आती है, F1 जनरेशन हम उसे बोलते हैं, वो होती है फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग इन अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट जो है वो फीलियल जनरेशन होती है फ्रॉम ब्रीडिंग इंडिविजुअल P1 जो पेरेंट्स से, ठीक है। और फिर जो हमारे पास रिजल्ट आता है F1 का, फिर उसका आपस में हम क्रॉस करवाते हैं F2 जनरेशन के लिए, तो ये सेकंड जनरेशन होती है और ये सेकंड फीलियल जनरेशन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये है फ्लावरिंग द जनरेशन। ये देखें क्रॉस टू प्योर प्लांट्स का ये देखें, एक हमारे पास प्योर टॉल है और एक हमारे पास प्योर शॉर्ट है। इन दोनों का अगर हमने क्रॉस करवाया तो ये हमारे पास F1 जनरेशन आ गई। रिजल्ट इन ऑल हिब्रिड टी, मतलब हमारे पास आ गया जी ये हिब्रिड क्रॉस आ गया, लेकिन डोमिनेंट टी है, तो ये दोनों ही आपको क्या नजर आ रहे हैं, टॉल नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हमने इसका नेक्स्ट क्रॉस करवाया तो इसमें हमारे पास 3 टॉल हैं और एक हमारे पास क्या है जो है वो शॉर्ट है। तो ये जो है हमारे पास जो है ये रिजल्ट था आफ्टर टेस्ट क्रॉस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रोसोफिला डेट मेक इट गुड मॉडल ऑर्गेनिज्म। ये तो वर्क था मेंडल का, जिसने काम किया था सिर्फ पी प्लांट पे। उसके बाद मैंने जब आपको बताया कि मेंडल के वर्क को 20वीं सेंचुरी तक कोई फोकियत नहीं दी गई, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, तो उसके बाद जो है वो इसने जो अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको ड्रोसोफिला पे अप्लाई किया। तो ड्रोसोफिला की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं जेनेटिक्स में। एक तो स्मॉल, इजी एंड चीप टू मेंटेन एंड मैनिपुलेट। इसको एक तो बहुत थोड़ी टाइम के लिए और इजीली इसको हम जो है वो ब्रीड करवा सकते हैं। प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, इसके बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग हमें मिल जाते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट इज़ एक्सटर्नल, इसकी जो डेवलपमेंट होती है वो एक्सटर्नल होती है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ म्यूटेंट्स जो है वो इसके चांसेस कम होते हैं। लॉट्स ऑफ हिस्ट्री, प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स एंड डिस्कवरीज। जीनोम इज़ सीक्वेंस्ड, मतलब इसका जीनोम जो है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत इजी ट्रेड्स हैं इसके भी जिस तरह के पी प्लांट्स के थे। होमोलॉगीज फॉर एटलीस्ट 70% ऑफ ह्यूमन डिजीज जीन। इसकी जो बॉडी के अंदर जो जीन्स हैं वो हमारी जीन्स के साथ काफ़ी होमोलोगस उनका स्ट्रक्चर है, मीन के सिमिलर हैं हमारे जीन से। उसके अलावा एग्जिबिट कम्प्लेक्स बिहेवियर, इसका जो है बिहेवियर कम्प्लेक्स होता है हर ड्रोसोफिला का। और फ्यूअर एथिकल कंसर्न, मतलब अगर हम इसको इस पर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें कोई मॉरल जो हमें, या जिसे कहते हैं ना कि एनिमल्स को किल नहीं करना, या इस तरह से वो जो वाइल्ड लाइफ है या हमारा जो एनिमल्स की प्रोटेक्शन का अदारा है वो उसका इतना कंसर्न नहीं होता। अगर हम ड्रोसोफिला पे उसको ब्रीड करवा रहे हैं या उसको उस पर एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे हैं तो हम पे कोई जो है वो इलीगल जो है इसको ये इलीगल नहीं होगा या कोई केस वगैरह नहीं होगा। तो इस वजह से ये एक छोटा ऑर्गेनिज्म है और इसको इजीली हम रेयर करवा सकते हैं, इजीली इस पर अपना जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया है। वो सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो कि हमने मेंडल्स के लॉ में जो है वो डिस्कस करनी है। तो इससे पहले मेंडल्स के लॉ को पढ़ने से पहले ये टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से आनी चाहिए ताकि हम अपना जो है काम जो है अपनी जितनी भी मेंडल्स का वर्क है उसको एक्यूरेटली कर पाएँ और आपको वो सारी चीज़ें समझ आ सकें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।